नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये चैप्टर है आपका। इससे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर हो गया है और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे क्लास 10th के वो भी उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसका लिंक आपको इसी कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा पिंड, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एसिड बेसिस एंड साल्ट होते क्या हैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा इसका इंग्लिश में भी, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। एसिड बेसिस एंड साल्ट, तो ये आपका है। देखिए एसिड, आपको पता है एसिड क्या होता है। तो अगर इसका बेसिक प्रॉपर्टी देखा जाए, तो भौतिक गुण ये देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये एसिड्स जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो मेन तो यही है पहचानने का इसका गुण, कि एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, तो ये कैसे प्रकृति के होते हैं, तो ये कड़वे होते हैं, कह सकते हैं इसको। इसका स्वाद कैसा होता है, तो ये कड़वा होता है। जैसे साबुन का जो स्वाद है, साबुन क्या है, बेस है, तो वो इसका स्वाद कड़वा होता है। यह तीखा कह सकते हैं। बाकी ये साल्ट आप जानते हैं, साल्ट मतलब नमकीन जैसा। तो इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद होता है नमकीन। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण के आधार पर ऐसे हम लोग बांट सकते हैं। बाकी के इसके रासायनिक गुण इसमें क्या क्या है, तो वो भी इसी में देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देख दिया है कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। तो अम्ल के कारण कैसा होता है, तो खट्टा होता है, और क्षारक के कारण इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, मतलब एसिडिटी उसको हो गया है, गैस बन रहा है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, मतलब आप क्या करेंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा। तो इसमें से आपको क्या देना चाहिए यदि एसिडिटी हो जाए, तो ये इसी चैप्टर में इसको भी देखेंगे। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य इसकी जानकारी का उपयोग किया होगा। मतलब ये कह रहा है कि ये जो भी आप एसिडिटी के समय आप क्या देंगे, तो जाहिर सी बात है जब एसिडिटी हो जाता है तो उस समय क्या दिया जाता है, तो उस समय दिया जाता है एंटासिड, जैसे बेकिंग सोडा आप दे सकते हैं। और भी चीज़ आप देखे होंगे कि आता है मार्केट में एसिडिटी दूर करने के लिए। तो सामान्यतः उसमें क्या दिया है, तो उसमें दिया जाता है बेसिस। क्यों दिया जाता है? अम्ल को ख़त्म करने के लिए बेस, मतलब क्षारक क्यों दिया जाता है, तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार मिलके क्या बना लेते हैं, तो ये उदासीन विलयन बनाते हैं। मतलब इसका प्रॉपर्टी ख़त्म कर देते हैं, उदासीन हो जाता है विलयन। तो इसीलिए बेस का, अम्लों को ख़त्म करने के लिए बेस का यूज किया जाता है, मतलब क्षार का। तो बेकिंग सोडा एक क्षारक है, तो इसी का देंगे। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि क्यों हम लोग दिए थे बेसिस, ताकि उसका अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसी को उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, आपको पता है, मतलब उदासीनीकरण प्रक्रिया में होता है ये चीज़ें। यदि याद कीजिए कि हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं, ये क्लास 9th की बात करें या उससे पिछले क्लासों में, एनसीईआरटी में यही होता है कि पिछले क्लास में ये दिया है तो दे देता है कि आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ी है। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, एग्जाम में देखा जाए तो काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कि अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, कि अम्ल में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो ये क्या कर देगा, ये लास्ट में लाल कर देगा। शुरू में अम्ल क्या, जो लिटमस कैसा रहेगा, नीला रहेगा, तो उसको क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। इसको याद करने का तरीका है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा क्षार क्या करेगा, तो लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर देगा। चलिए, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। तो वही है, एक याद रखे रहेंगे कि यदि अम्ल को, आपको पता है कि अम्ल क्या करता है, तो लाल कर देता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्षारक क्या करता है, तो नीला कर देता है। लिटमस क्या है, तो एक प्राकृतिक सूचक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। सूचक मतलब ये सूचना देता है, चाहे एसिड है कि बेस है कि उदासीन विलयन है, उसका सूचना कौन देता है, तो कोई भी सूचक होते हैं। तो ये अगर देखा है तो लिटमस क्या है, तो ये एक प्राकृतिक सूचक है।
ये कहाँ से निकलता है, तो लीचेन पौधा के से निकाला जाता है, वो भी अभी देखेंगे इसी में। इसी प्रकार हल्दी जो है टर्मरिक, ये भी क्या है, एक सूचक की तरह काम करता है। हल्दी क्या है आप देखेंगे, यदि क्षार के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, जैसे आप हल्दी हाथ में लगाए हैं और चूना हाथ पर रख लीजिए, या फिर सर्फ एक्सेल सर्फ पाउडर जो डिटर्जेंट आता है वो रख लीजिए, तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा, मतलब लाल, भूरा लाल हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से ये सूचक ही है। तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, एग्जाम में आता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़ते हैं तब वो धब्बे का रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा लाल हो जाता है। तो वही है कि उसमें भी क्या है, तो वो क्षारक होता है जो आपका जो भी साबुन है, तो वो जब क्या करता है, अब सब्जी में जो अगर कोई लगा है वहाँ पे कोई भी, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित मतलब सिंथेटिक जो सूचक हैं उनका भी यूज किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में दे देगा कि जो मेथिल ऑरेंज है और फिनाल्फेथलीन है ये कैसे सूचक हैं, तो ये कैसे हैं, तो ये सिंथेटिक हैं, संश्लेषित सूचक हैं ये। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक में कौन कौन सा था, तो ये हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, और भी आते हैं, गुड़हल का फूल जो है वो भी होता है, हाइड्रेंजिया का पौधा होता है वो भी होता है। तो ऐसे कई ठो चीज़ें हैं, तो अभी देखेंगे उसको भी इसी चैप्टर में। कह रहा है कि इस अध्याय में हम अम्ल क्षारक के अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए, तो इसमें हम लोग को वही करना है, अम्ल क्षारक का। यहाँ से और भी देख दिया है कि लिटमस कहाँ से होता है, तो ये बैगनी रंग का रंजक होता है, मतलब ये इसका कलर कैसा होता है लिटमस का, तो ये बैगनी कलर का होता है, एग्जाम में आता है। ये थाइलोफाइटा समूह के एक पौधा है, लीचेन, इसी से निकाला जाता है। अब देखिए और और क्या क्या यहाँ पे कह रहा है कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, ये भी क्या है, ये सब प्राकृतिक सूचक ही हैं। जबकि देखिए और जो है, तो अभी ऊपर जो बताया कि आपका संश्लेषित में कौन कौन सा आ जाता है, तो ये मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेथलीन आ जाता है। ऐसे ही गंध सूचक भी होते हैं, जैसे आप प्याज का, वेनिला का जो है रस, वो भी गंध सूचक के रूप में यूज किया जा सकता है। या फिर कौन सा, तो एक और होता है, चलिए अभी देख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि गंधीय सूचक भी होते हैं कुछ, तो इसमें नाम तो नीचे दिया ही होगा। देखिए यहाँ पे दिया वनीला, प्याज और लौंग, ये क्या है, ये गंधीय सूचक है, मतलब इनका गंध से पता चलता है। हो सकता है कि किसी विलयन में डालने पर इसका गंध गायब हो जाता है, या फिर कैसा रहता है, तो उस बेसिस पे भी इसका यूज किया जाता है, वनीला या फिर प्याज या फिर लौंग के तेल का। वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, गंधीय सूचक। बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बीच का लाइन। हम लोग चलते हैं काम की चीज़ों पर, जो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अम्ल क्षारक धातु के साथ, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्षारक जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिस। अब एक और होता है क्षार। क्षार क्या होता है, क्षार को एल्कली कहा जाता है, एल्कली। तो क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर है। जो क्षारक जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं उनको कहा जाता है क्षार, मतलब जो बेसिस पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको एल्कली कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो जो क्षार है ये क्षारक का ही एक पार्ट है जो कि जल में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि दानेदार जिंक का जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब यही हाइड्रोजन गैस को यदि हम लोग किससे, साबुन के बुलबुले से गुजार दें, तो ये साबुन के घोल से गुजार दें, तो ये जो बुलबुला है इसके अंदर आपको पता है हाइड्रोजन, चूँकि यहाँ से पाइप से देखिए ऐसे गया है इस वाले में, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है बुलबुले में भर के। तो अब ये बुलबुला को यदि आप जलाएंगे तो ये आवाज़ आता है फटफट का। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड का दानेदार जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको जलाने पर फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कौन सी गैस है, तो वो कौन सी गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस है। ये ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन देखे थे पिछले चैप्टर में, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। पहला चैप्टर में आप दिया था जिंक का तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि ऊपर दी हुई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं और एक यौगिक बनाती है जिन्हें क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, मतलब साल्ट। तो होता क्या है कि यदि किसी भी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ रिएक्शन करा देते हैं किसका, तो एसिड का,
मेटल के साथ मतलब धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो ये एक साल्ट बनता है। जिस मेटल का होगा उसी मेटल का साल्ट बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी धातु का रिएक्शन किससे कराने पर, धातु का रिएक्शन कराने पर अम्ल से क्या होता है, तो इसमें उस धातु का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो काफ़ी कॉमन ये इक्वेशन है, यहाँ से डायरेक्ट आपको देगा कि किसी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से वही दिया हुआ, यहाँ पे देख भी सकते हैं, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, लवण बना। अब लवण कैसा होगा, तो जिस प्रकार का धातु लिए होंगे वैसा ही लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक लिया है धातु का ऑक्साइड, और ये क्या यहाँ पे क्या है, तो ये एक धातु लिया है। अब धातु के देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, किसके, धातु के ऑक्साइड, ये किस प्रकृति के होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय, ये क्षारीय होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए धातु का कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे धातु का आप यहीं पे देख सकते हैं Na, सोडियम धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का हो सकते हैं, ये हाइड्रोक्साइड एक्चुअली। तो ये कैसा है, तो ये क्षारीय है। अधातु जैसे आपका कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड CO2, ये क्या है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। वैसे SO2 जो है ये भी अम्लीय प्रकृति का होगा, इसीलिए एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा, उसमें क्या होता है, CO2 SO2 यही सब होते हैं। तो ये जितने भी अधातु हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि धातुओं के ऑक्साइड, जैसे यहीं पे अभी कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं या फिर सोडियम का ये ऑक्साइड ले लीजिए केवल, ये हाइड्रोक्साइड चूँकि यहाँ पे है, हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय ही होता है, लेकिन ऑक्साइड अगर लेंगे तब भी क्या होगा, तब भी आपको वो क्षारीय प्रकृति का ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि धातु के क्षारीय होंगे ऑक्साइड और अधातु के क्षारीय अम्लीय होंगे ऑक्साइड। तो यहाँ पे वही है, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। क्षार का किससे कराए हैं, तो मेटल से कराए हैं, धातु से। तो रिएक्शन में क्या बना है, तो ये एक साल्ट बना है, जिस धातु का लिए थे उसी धातु का साल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ऐसे या तो एरे बना दिया जाता है या फिर स्मॉल g ऐसे लिख दिया जाता है, जी से गैस। चलिए अब आता है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि धातु का ये कार्बोनेट है Na2CO3 कैपिटल O रहेगा, और ये अम्ल है। इसका रिएक्शन कराने पर क्या बना है, तो धातु का क्लोराइड बना है, जल बना है और CO2 गैस मुक्त हुई है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको दे देगा कि किसी धातु का कार्बोनेट लिए हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे पता चले CO2 मुक्त हुआ, यहाँ देख सकते हैं ये कार्बोनेट है, दोनों में CO3 तो यहीं से इसी कार्बोनेट से ही ये CO2 गैस मुक्त होता है। तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, यहाँ से देखिए ये कार्बोनेट है, इसलिए यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त होगा। तो बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ आपको लिखना तो है नहीं, अब बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो जैसे एग्ज़ाम में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उस हिसाब से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे डायरेक्ट वही पूछेगा एग्ज़ाम में कि किसी कार्बोनेट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसको अगर हम लोग किसमें बूझे चूने में, मतलब सोडियम का नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले का जो जलीय विलय है ना, उसमें यदि गुजार देंगे CO2 को, तो यही दूधिया बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CO2 गुजारने पर। काफ़ी बार रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे आ भी गया वही चीज़ कि चूने का पानी, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना इसी कहा जाता है। तो जब इसका रिएक्शन CO2 से कराया जाता है, मतलब कि जलीय विलयन में चूना को घोल दीजिए जल में और उसी में क्या करा दीजिए, तो उसी में ले जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करा दीजिए उस घोल में। तो क्या बन जाएगा, जो घोल है चूने का पानी वाला घोल, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये दूधिया बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी दूधिया का ये फार्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यही फार्मूला आपका संगमरमर का भी होता है, खड़िया का, चाक का, जिसका पूछे तो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है।
चलिए, तो वही है कि धातु का कार्बोनेट हो या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। आपको मुख्यतः याद रखना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है इसमें। यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वही ये क्या है, एक क्षार है, ये क्षारक कह सकते हैं इसको, क्षारक। ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसी को, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनने का जो प्रोसेस है उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब चलिए पीएच मान अभी नीचे आएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे वहाँ से। अब आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, कि धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अभी ऊपर देखे थे कि किसी धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ होगा, देखिए धातु का ऑक्साइड ले लेंगे और एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा, देखिए वहाँ पे धातु का अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर हो रहा था हाइड्रोजन गैस मुक्त, लेकिन धातु का ऑक्साइड ले लेंगे और अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका लवण बनेगा और जल बनेगा। जो ऊपर अभी उदासीनीकरण देख रहे थे, ये चूँकि देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो NaOH है क्या है, ये धातु का हाइड्रोक्साइड है। अब इसका अम्ल के साथ क्रिया करें तो लवण तथा जल का निर्माण हुआ था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन यहाँ पे जल बन गया है। नीचे अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए अभी ऊपर होता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप कुछ ऊपर जो हुआ था वो था, अभिक्रिया कराने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे। मतलब धातु के साथ किसी भी अम्ल का रिएक्शन कराने पर क्या होगा, अम्ल का, यहाँ पे देखिएगा, किसी धातु का अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, तभी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ना, कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, यही हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यही अगर देखा जाए तो जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहाँ पे वही होता है कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल वही होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, तो H+ आयन देते हैं। मतलब जल में घोलने पर किस में टूट जाते हैं, तो H+ आयन में टूट जाते हैं ये। जबकि क्षारक में क्या होता है, तो क्षारक में OH- में टूट जाते हैं जलीय विलयन में। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी इसका आ जाता है कि जितना ही ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय होगा विलयन, और जितना ही ज़्यादा OH- यदि आयन होंगे तो उतना ही वो क्षारकीय प्रकृति का विलयन होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी अम्ल का प्रबलता किस बात पर निर्भर करेगा, H+ आयन की सांद्रता पर। कितने ज़्यादा H+ आयन है उस विलयन में, उसी की बात पर निर्भर करेगा उसका कि कितना वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, कितना वो मजबूत है। इस बात का ध्यान, इस बात का किससे पता चलेगा, तो H+ आयन से, और OH- से आपका क्षारकीय गुण का प्रकृति का पता चलेगा। चलिए यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, अब कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है जलीय विलयन में। चलिए यहाँ पे देख लेंगे वहीं पे, ये देखिए जो अभी ऊपर बताया H+ आयन, ये अम्ल के उपस्थिति को। अब इसी से pH वैल्यू अभी आता है, एक टर्म आता है pH मान, pH मान। तो ये pH मान क्या होता है, तो ये P से पावर होता है या पावर, या इसको पोटेंज कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे केवल पावर लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली इसका नाम P पोटेंज, पोटेंज का मतलब पावर होता है। किसका पावर, तो H+ आयन का। इसका मतलब ये होता है pH में, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और P का मतलब है पोटेंज या पावर। किसका पावर, तो हाइड्रोजन आयन का। तो ये pH वैल्यू निकाला जाता है। pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर के और कहाँ तक, तो 14 तक होता है pH वैल्यू का मान। अभी नीचे उसको भी देख लेंगे। अब देखिए 0 रहेगा मतलब बीच में उदासीन विलयन होता है, जहाँ 7 होता है, 7 से बाएं साइड अम्लीय होगा, 7 से दाएं साइड क्षारीय होगा, और उदासीन विलयन का 7 होता है। तो ये किस बात पर निर्भर करेगा, यही हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, अगर जिसे एग्जाम में दे दे कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो उसके लिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ
कि कौन सा प्रबल है, तो यहाँ से देख सकते हैं HCl ये सबसे प्रबल है, किससे, HNO3 इससे दुर्बल हो जाएगा H2SO4, इससे दुर्बल हो जाएगा CH3। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा, 3-4 ऑप्शन में दे देगा और कह देगा इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है या कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो ये अम्ल के लिए मैं लिखा हूँ कि इसका कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। अगर बात किया जाए और तो यहाँ से लिख देता हूँ लास्ट में, चलिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये प्रबलता का, अम्ल के प्रबलता का क्रम है। ऐसे सबसे प्रबल इसमें कौन है, HCl है। अगर इसमें पूछा जाए कि दुर्बल कौन है तो ये है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अम्ल की प्रबलता, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्षार का भी आता है, तो क्षार में अगर देख लिया है तो इसी का उल्टा हो जाएगा अगर वैसे देखा जाए तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ताकि आपको एक ही जगह याद करने में आसानी रहे। यहीं पे लिख देता हूँ मैं क्षार या क्षारक की प्रबलता। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि दोनों एक ही जगह रहेगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। KOH ये स्ट्रांग बेस है, NaOH, NH4OH, BaOH का ट्वाइस। तो ये किसका हो गया, तो ये क्षारकीय में। अब इसमें कहा जाए सबसे प्रबल क्षारक कौन है इन चारों ऑप्शन में, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उससे दुर्बल कौन है, तो ये NaOH, इससे दुर्बल ये है, इससे दुर्बल ये है। तो ऐसे सीरियल नंबर से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो अम्ल और क्षारक को जल में घोल देंगे तो वही पूछ रहा है क्या होता। अभी ऊपर बताया कि जल में जब घोलेंगे तो एसिड और क्षारक रहे चाहे अम्ल रहे, तो जलीय विलयन में क्या होगा, तो अगर यदि अम्ल रहेगा तो ये H+ आयन देगा और क्षारक रहेगा तो OH- आयन देगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो वही जलीय विलयन में यहाँ पे अब प्रैक्टिकल कुछ किया है उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं या तो हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन, दोनों भी दे सकता है, और H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो तोड़ लीजिएगा, यहाँ पे तोड़ कर दिखाया हुआ कि NaOH के जल में जब घोलेंगे तो क्या होगा, Na+ बन जाएगा, OH- बन जाएगा। वैसे KOH का क्या होगा, K+ OH- बन जाएगा। और बाकी यहाँ पे वही ऊपर देख लिए, अम्ल और क्षारक का रिएक्शन करेंगे तो लवण अर्थजन बनेगा। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं काम का चीज़ कहाँ से स्टार्ट है हम लोगों के। ये प्रबलता का भी बता दिया कि pH वैल्यू से उसको पता करते हैं कि कौन कितना प्रबल है। pH वैल्यू का परास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अभी 0 से 14 तक अभी देखे थे, उसको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए ये है, यहाँ से 0 से लेकर के 14 तक, बीच में होता है 7 का उदासीन कहते हैं, उदासीन विलयन। और देखिए जितना ही कम होगा, मतलब H+ आयन का सांद्रता, देखिए सांद्रता को अगर pH वैल्यू निकाला जाए, कि pH वैल्यू निकलता कैसे है, तो इसका फार्मूला होता है pH बराबर -log H+। तो ये H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। तो ये फार्मूला होता है pH वैल्यू निकालने का। यहाँ देख सकते हैं ये 0 रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। फिर ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो अम्लीयता का क्रम घटता जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा, उदासीन हो जाएगा। फिर 7 से दाहिने जाएंगे तो धीरे धीरे ये क्षारकीय प्रकृति उसका बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ये डायरेक्ट पूछता है कि जठर रस जो आपके पेट में होता है, ये इसका कितना होता है लगभग जो pH वैल्यू है। तो यहाँ से वही pH वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको याद रखना पड़ेगा इन सभी को। जठर रस का कितना होता है, तो 1.2 होता है लगभग। नींबू के रस का 2.2 होता है। शुद्ध जल का होता है 7, शुद्ध जल उदासीन होता है। और अगर अम्लीय वर्षा का है तो फिर वो 7 से कम हो जाएगा। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। तो इधर वाला आपको याद रखना है, ये 3-4 जो दिया है, जठर रस हो गया, नींबू का रस हो गया, शुद्ध जल और रक्त का, इतना तो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अब आ जाता है दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है।
तो क्या पौधे में पशु जो हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो एग्जाम में पूछता है कि जो हम लोगों का शरीर है वो कितना पीएच परास में होता है, तो वो होता है 7 से लेकर के 7.8। अभी देखे थे कि रक्त का कितना था आपके ब्लड का, तो 7.4 था। लेकिन यदि शरीर का पूछे कि कितना पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो इस 7 से लेकर के और 7.8, मतलब क्षारकीय प्रकृति का ये हम लोग का शरीर देखा जाए तो लगभग है। क्योंकि 7 पे तो उदासीन है, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारकीय प्रकृति हो जाएगा, लेकिन अगर 7 से नीचे आएंगे तो फिर एसिड होने लगे। तो यहाँ पे देखिए एसिड का भी दिया हुआ है कि वर्षा का जल जो है जिसका पीएच मान कितना होने लगता है, तो 5.6 से कम हो जाता है, तब इसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण अभी देखे थे क्या था, CO2, SO2, NO2। तो ये अम्लीय वर्षा में क्योंकि जो इतने अधातु हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 5.6, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में देगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम, ऐसे डायरेक्ट एकदम दिया रहेगा यहीं से। चलिए यहाँ पे कुछ दिया है कि दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, तो पूछ लेता है एग्जाम में कि शुक्र ग्रह पे कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वहाँ पे एक मोटा लेयर या बादल जैसे बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी कारण ये काफ़ी गर्म भी होता है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। कारण क्या है, तो उसका उस पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है का, उसका पूरा वहाँ बादल है, मतलब लेयर है इसके ऊपर। ये बुध के बाद शुक्र पड़ता है, बुध सबसे नज़दीक है। नज़दीक होने के बाद ये बुध सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा ग्रह है, तो यही है। इसका कारण पूछ देता है एग्जाम में कि क्यों शुक्र ग्रह, जबकि देखिए अगर सूर्य यहाँ मैं बना दूँ, ये सूर्य यदि है तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक है बुध। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है शुक्र। लेकिन शुक्र दूसरे नंबर पे है, उसके बाद भी क्या है, तो सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है, तो इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए अब आता है आपके बगीचे का पीएच मान। ये प्रैक्टिकल करना है आपको, कह रहा है कि वहाँ किस प्रकार का आपका पौधा उगता है ये भी बताना है। बगीचे का मिट्टी का ले जाकर पीएच आपको ज्ञात करना है, वो बताना है किस प्रकार का पौधे उगते हैं। अब यहाँ से एक आता है क्वेश्चन कि अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मृदा में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। तो ये खरीफ के पौधे जैसे होते हैं आपके, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सब जो हैं, ये जो आपका जायद वाला हो गया, जायद कहलाता है ना, हाँ जायद ही कहलाता है। तो ये वाले जो फसल हैं ये किस में होते हैं, तो ये अम्लीय मृदा में होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि तरबूज किस मिट्टी में होता है, तो अम्लीय मृदा में होता है। चलिए अब नीचे क्या है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है। तो आपको पता है कि उदर जो है वो आपका पेट जो है, इसमें क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl। एग्जाम में आता है कि हमारे उदर में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। अब सोचिए कितना खतरनाक है। अभी ऊपर देखे थे सबसे स्ट्रांग ये एसिड होता है, अब सोचिए ये पेट में होता है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में क्या होने लगता है, दर्द एवं जलन का। आप देखे होंगे ना कि जब अपच होता है तो फिर पेट में हल्का सा जलन टाइप का होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एंट एसिड का यूज किया जाता है। एंट एसिड ऊपर अभी देखे थे, बेकिंग सोडा का यूज किया जा सकता है एंट एसिड के रूप में, जो खाने का सोडा होता है। तो एंट एसिड ये डायरेक्ट पूछता है कि एसिडिटी के से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो एंट एसिड का उपयोग किया जाता है। अभी ये एंट एसिड में क्या होते हैं, तो सामान्यतः क्षारक का यूज किया जाता है। जैसे आप देखे ऊपर क्या था कि खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा, जो ऊपर हुआ था उसी का बात कर रहा है। यह एंटासिड अधिक मात्रा में उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये भी आपसे दे सकता है कि एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जा सकता है, या फिर अभी ऊपर देखे थे इसका, तो खाने का सोडा का यूज किया जा सकता है, बेकिंग सोडा का। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब देखिए यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, किससे, 5.5 से। अभी ऊपर देखा था 5.6 से कम क्या है, अम्लीय वर्षा था। लेकिन यदि 5.5 से भी कम हो जाए तब दांतों का क्षरण होने लगता है, मतलब दांत जो है आपके क्या होने लगेंगे, कोरोजन होने लगेगा। दांतों का इनेमल जो होता है ये सबसे कठोर भाग है,
ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो जो दांतों का इनेमल होता है, मतलब दांत का ऊपरी जो परत होता है वो सबसे कठोर भाग है। किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, या फिर कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ये भी एग्जाम में आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँगा, आप चाहें तो नोट्स इसका शार्ट नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज। चलिए कहाँ कहाँ तक हो गया था, ऊपर हम लोग देख लिए। हाँ, 5.6 से कम क्या था आपका एसिड रेन, और 5.5 से कम कर देंगे तो दंत क्षय। अब आ जाता है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ दे रहा है कि इसीलिए दांत के क्षय से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जो हम लोग दंतमंजन यूज करते हैं वो किस प्रकृति का होता है, तो वो क्षारकीय प्रकृति का ही होता है। जो दंतमंजन आप यूज करते हैं वो कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा, जैसे यहाँ पे देखिए आत्मरक्षा के लिए क्या होता है, जो नेटल का पौधा होता है उसमें एसिड मिलता है, वो कौन सा एसिड है, तो मेथेनोइक एसिड। इसीलिए नेटल का पौधा यदि चुभ जाएगा, इसका पत्ती चिपक जाएगा हाथ में, तो फिर आपको दर्द का अनुभव होता है। वो कौन सा एसिड होता है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं मधुमक्खी का जो डंक होता है, इसमें भी कौन सा होता है, तो मेथेनोइक एसिड ही होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें भी कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, क्योंकि एसिड आपको पता है अम्लों को उदासीन कौन करता है, तो क्षार करते हैं, तो इसमें क्षारक का यूज किया जा सकता है इससे बचने के लिए। तो आपका यदि कहीं कोई डंक मार दिया है मधुमक्खी या कुछ, तो उसके जगह पे आप खाने वाला सोडा लगा दीजिए तो आराम मिल सकता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि नेटल के बारे में, कि नेटल का पौधा तभी देख लिए कि इसमें एसिड पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसी के कारण दर्द, अगर डंक लग जाता है तो दर्द या जलन होने लगता है। इसके इलाज के लिए जहाँ पर नेटल का पौधा होता है उसी के अगल बगल में डाक का पौधा भी होता है, और इसी का पत्ती आप रगड़ लेंगे, तब ये जो है आपका इसका दर्द उससे राहत मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि जहाँ प्रकृति ने आपके एक नुकसान करने वाला पौधा बनाया, तो उसी के बगल में उसका इलाज का भी पौधा आपको मिल जाएगा। अब आता है कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सिरका में कौन सा होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एकदम पूरा रट लीजिएगा, याद चाहे जैसे कर सके वैसे करना पड़ेगा आपको। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। संतरा में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, चाहे संतरा हो चाहे नींबू हो, दोनों एक ही जैसे देखने में लगते हैं, तो दोनों में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा एसिड आपको पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ऐसे ही अंगूर में यदि पूछे, अंगूर, तो अगर खट्टा अंगूर है तब उसमें कौन सा होगा, टार्टरिक अम्ल होगा। खट्टा में ध्यान दीजिएगा, खट्टा अंगूर में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। पक जाएगा तो उसमें मैलिक एसिड हो जाएगा। जितने मीठे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जितने मीठे फल हैं, जितने भी आपके मीठे फल हैं, मीठे फल में कौन सा एसिड होता है, तो मैलिक एसिड होता है। जितने मीठे फल, जैसे आपको कहा दिया जाए कि पके हुए आम में कौन सा अम्ल होता है, तो पके हुए आम्ल में कौन सा होगा, मैलिक अम्ल हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि आपका इसी में अंगूर जो है ये अगर पका हुआ है तब इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो पके हुए अंगूर में यदि देख लिया जाए तो पके हुए अंगूर में भी आपको मैलिक एसिड मिलेगा। अब देखिए वहीं पे टमाटर में कह रहा है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। वैसे ही कह रहा है कि खट्टा दूध या दही जो है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो खट्टा दूध हो या दही हो तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं अगर आपसे बात किया जाए कि चींटी का डंक, अभी ऊपर देखे थे कि चींटी का डंक में कौन सा एसिड, तो मेथेनोइक अम्ल। और नेटल का पौधा भी देखे थे ऊपर कि नेटल के पौधा में कौन सा अम्ल, तो इसमें भी मेथेनोइक अम्ल। इसी कारण यदि जो आपका डंक लगेगा उसका, तो आपको क्या होने लगेगा, जलन का अनुभव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एनसीईआरटी में ही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे सीधे आपको दे देगा कि इसमें कौन सा एसिड है तो उसमें कौन सा एसिड है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के, या तो फिर मिलान करने के लिए भी आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट,
कह रहा है कि लवण के बारे में। अब हम लोग देख लिए एसिड बेस, अब आता है लवण के बारे में। तो लवण देख लिए किससे बनता है, तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन कराने पर ही लवण बनता है। अम्ल प्लस क्षारक दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए कि लवण किस प्रकृति का होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तब कैसे पता चलेगा। तो इसका पीएच निकालने के लिए अब निर्भर करेगा कि ये एसिड और जो बेस है ये हैं कैसे एक्चुअली। अगर हम लोग देखिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यदि ये एसिड जो है ये स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में देता हूँ थोड़ा सा मजबूत, यदि ये है स्ट्रांग है, और क्षारक है ये भी स्ट्रांग है, मतलब चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों यदि स्ट्रांग है तब जो ये होगा लवण होगा ये कैसा होगा, ये उदासीन होगा, तब इसका पीएच वैल्यू आएगा 7। अगर मान लेते हैं कि एसिड जो है ये स्ट्रांग है और क्षार जो है ये क्या है, ये वीक है, ये कैसा है, ये वीक है, तब क्या होगा इसका पीएच वैल्यू। तब देखिए जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है स्ट्रांग कौन है, एसिड है, तो ये जो लवण होगा ये एसिड नेचर का होगा, मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका प्रभाव किसका रहेगा, अम्ल जो स्ट्रांग है इस, तो प्रभाव किसका रहेगा उस विलयन में, इस अम्ल का ही रहेगा, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसी का उल्टे यदि हो जाए कि ये वीक हो जाए और ये हो जाए स्ट्रांग, तब क्या होगा, स्ट्रांग कौन हो गया, अब क्षारक हो गया, तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से अधिक होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो मजबूत होगा उसी का गुण दिखेगा उसमें। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ कि यदि प्रबल अम्ल ले लिए, प्रबल क्षारक ले लिए, तो जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, क्योंकि उदासीन विलयन होगा तो पीएच मान 7 होगा। अगर प्रबल अम्ल ले लिए, दुर्बल क्षारक ले लिए, तो अम्ल प्रबल है, इसका प्रभाव रहेगा तो 7 से कम होगा, मतलब अम्लीय विलयन होगा। अगर प्रबल क्षारक ले लिए तो क्षार का प्रभाव होगा, मतलब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। तो ये अभी ऊपर बता दिया। अब आता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे गांधी जी हैं, डांडी मार्च कर रहे हैं। कैसे बनता है आपको पता है कि समुद्री जल में उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सुखा दिया जाता है, पानी उसका जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो ठोस बचता है, वैसे उसमें और भी चीज़ें होती हैं, अशुद्धियाँ भी होती हैं, लेकिन सामान्यतः उसमें जो वो बनता है वो साल्ट ही होता है, NaCl। जो खाने वाला साल्ट है वो NaCl होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। चलिए अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह अवियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। मतलब सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत यदि प्रवाह करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें से निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इसमें से क्लोरीन निकल रहा है और ये क्षार बन रहा है। यहाँ देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार की प्रकृति का है। अभी ऊपर देखे थे कि इसका पीएच वैल्यू लगभग 14 होता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए इसका विद्युत अपघटन विधि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, कैसे कैसे होता है। तो एनोड यहाँ पे देखिए, एनोड जो होता है पॉजिटिव इस पर जोड़ दिया जाता है, मतलब विद्युत का जो अभी वो सिरा है वो पॉजिटिव वाला एनोड की तरफ जोड़ दिया जाता है और निगेटिव जो है वो कैथोड से जोड़ दिया जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं और जो निगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब देखिए ये चूँकि पॉजिटिव है और ये है निगेटिव, तो जो ये विलयन मान लेते हैं घोल दिए, इसमें किस चीज़ का घोल है, तो नमक का घोल है। देख सकते हैं नमक मतलब NaCl। ये घोलें किस में है, तो जल में घोलें हैं, H2O में। अब देखिए जब घोलेंगे तो क्या होगा, तो Na प्लस बन गया। ये चूँकि आपको पता है कि NaCl जो है टूटेगा जलीय विलयन में जाके, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, तो इसमें Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। ये टूटेगा तो ये दोनों बनेगा नीचे वाला, और ये टूटेगा तो ये बनेगा ऊपर वाला। तो अब देखिए Na प्लस है, तो जो प्लस है वो किधर जाएगा, वो माइनस की तरफ जाएगा इस वाले विलयन में। तो प्लस माइनस वाले की तरफ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है प्लस है, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इस वाले कैथोड की तरफ। वैसे ही H जो है प्लस है, तो ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। क्लोरीन माइनस है, तो ये जाएगा एनोड की तरफ। OH माइनस है, ये जाएगा एनोड की तरफ। तो देखिए क्लोरीन कहाँ से निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा ये एनोड की तरफ से। देखिए यहाँ पे बाहर हो रहा है किधर से, एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस।
और कैथोड की तरफ से कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ देख सकते हैं ये प्लस था, निगेटिव की साइड गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, उदासीन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन का आपको यूज पूछ सकता है कि क्लोरीन गैस जो निकलता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में, तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है क्लोरीन का। और भी इसका यूज किया जा सकता है, विरंजक चूर्ण बनाने में भी यूज किया जा सकता है। और H2 जो निकलता है इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, और खाद्य के लिए अमोनिया के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। बाकी यहाँ सकते हैं नमक का घोल वही NaOH के साथ निकलेगा, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक के लिए, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। आपको सीधे से ये का इसमें पूछेगा एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलता है, तो ये कैथोड से निकलता है। क्लोरीन गैस कहाँ से निकलता है, तो ये एनोड से निकलता है। इतना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है बस। अब आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप सुने भी होंगे, पेडिक्योर, मैनिक्योर आजकल काफ़ी फेमस भी है। इसमें किया जाता है, इसका जल के संशोधन में किया जाता है। और भी देखिए यहाँ पे कई को चीज़ें दिया है, इसका आपको सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है। बाकी चीज़ें आपको बनाने का विधि तो देगा नहीं, अगर बहुत डीप में जाएगा तो बनाने का विधि पूछ सकता है, लेकिन जो मेन पूछेगा इसमें से पूछेगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो है फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला। CaOCl2 एकदम रख लीजिए, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। बनाने का विधि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन, जो अभी ऊपर देख रहे थे क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा था एनोड से, इसी को ले जाकर प्रवाहित करा दीजिए किसमें, ये चूने का पानी है। अब याद तो ही गया होगा, कल से ही चल रहा है, मतलब पिछले उस चैप्टर से ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसी को चूने का पानी कहते हैं। अब इसी में क्लोरीन गैस गुजार देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण बन जाएगा। और हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे जल उसका अलग हो जाएगा। इसका उपयोग पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देख सकते हैं वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, विरंजन आप देखते हैं कलर उड़ाने के लिए यूज किया जा सकता है, के लिए कागज़ फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसका पुआ पूड़ी में पड़ता है, देखे भी होंगे, सफ़ेद कलर का होता है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। फार्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। अब इसका बनाने का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को बनाने से ज़्यादा मतलब नहीं है, बनाने के लिए आप देख भी सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये Cl होना चाहिए, स्मॉल l, तो हिंदी वाले में थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश वाला में सही रहता है। NaCl H2O, मतलब NaCl के जलीय विलयन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराना है, किसके उपस्थिति में, अमोनिया गैस के उपस्थिति में। तब क्या बनेगा, तो बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब खाने का सोडा बनेगा। और इसके साथ आपको पूछ देता है कि बाइक प्रोडक्ट क्या बनता है, मतलब इसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब बेकिंग सोडा का बनाने का प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप अमोनिया गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं, तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसके साथ साथ दूसरा किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को याद रखना है ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज अभी बता दिया कि जैसे पाव रोटी हो गया, फुलाने वाला चीज़ में से पुआ हो गया, पाव रोटी हो गया, या फिर अभी देखे थे एंटासिड के रूप में, ऊपर जब एसिडिटी हो जाए तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है। नीचे इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म दिए हुए हैं कि क्या क्या बन जाता है। अब देखिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने का जो सोडा है, इसी को यदि ऊष्मा दे देंगे, मतलब गर्म कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये कपड़ा धोने वाले
जो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाए। वैसे कपड़ा धोने का जो है उसमें थोड़ा सा जल योजन भी करते हैं, अभी नीचे देखेंगे, लेकिन किस में बदल गया, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन ये गायब हो गया सीधे सीधे। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो ऊपर बता दिया, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा के निर्माण में, टार्टरिक अम्ल आप देखे होंगे दूध फाड़ने के लिए यूज होता है, जब पनीर बनाया जाता है तो इसी का यूज करते हैं, टार्टरिक अम्ल देखे होंगे आता है। जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो ये जल में मिलाया जाता है तो निम्न क्रिया होता है। नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग का जो है वो, अब यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल रहा है, मतलब ये रिएक्शन कराए जब जल में, जो आप बेकिंग सोडा का जल के साथ रिएक्शन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है तो पावरोटी या केक जो होता है इसमें खमीर उगाया, मतलब फुलाया जाता है। आप देखे होंगे कि पावरोटी फूल जाता है तो उसमें जनरली होता क्या है तो वही बेकिंग जो सोडा है, खाने का सोडा, वही मिला दिया जाता है। अब मिलाने के बाद पानी जब डाला जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि उसको फुला देता है। इसका उपयोग और कहाँ, एंटासिड के रूप में किया जाता है, फिर अग्निशामन के रूप में यूज किया जाता है। तो ये दो यहाँ से इसका यूज पूछा जाता है, एक तो एंटासिड के रूप में मतलब एसिडिटी से दूर करने के लिए, और दूसरा अग्निशामन में भी किया जाता है। अब देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो आग लगता है उसको बुझाने का काम करता है। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, अग्निशमन यंत्र में भी यूज किया सकता है, फायर वाला सिस्टम जितने भी है उसमें। अब आ गया धोने का सोडा, धोने का मतलब वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, अभी देखे थे, देखिए बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या था तो NaHCO3, ये था बेकिंग सोडा। इसमें से हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए और जल, यहाँ पे कुछ क्रिस्टलन जल लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो धावन सोडा। इसका फार्मूला हो जाता है Na2CO3 और 10H2O। ये एकदम ध्यान देना है, 10H2O एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, आपको केवल दे देगा Na2CO3, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा 10H2O, फिर तीसरा ऑप्शन 2H2O, ऐसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। तो आपको याद रखना है Na2CO3 10H2O। ये 10H2O अगर या 10H2O 2H2O जो भी रहता है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। इसको क्या कहा जाता है तो इसको क्रिस्टलन जल कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट अभी जो ऊपर निकाले थे हम लोग, इसी को गर्म करके, इसी को गर्म करने के बाद क्या निकला था तो Na2CO3 बना था। अब इसी में क्या करेंगे तो इसी में 10 ठो जल का अणु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये वाला आपका धोने का सोडा, मतलब धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। इसका यूज कहाँ करते हैं तो इसका यूज यहाँ देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कपड़ा धोने वाला है तो अस्थायी कठोरता को दूर तो करेगा ही। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अभी ऊपर देखे थे इस यहाँ पे Na2CO3 जो कि आपका किसका है तो धावन सोडा का है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 5H2O लगा दिया है। जिप्सम एक आता है इसका, अब डायरेक्ट जिप्सम का फार्मूला पूछ देगा तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट मतलब दो इसमें देखिए जल के अणु हैं, दो जल के अणु हैं तो उसका नाम है जिप्सम। ये क्या है, ये जिप्सम, जिप्सम। अब इसको दो के जगह पे अगर आधा कर देंगे तो वही हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फार्मूला यहाँ पे देखिए 2H2O है और इसी के जगह पे यदि CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट और आधा हाइड्रेट, आधा का मतलब हेमी इसका आता है या फिर अर्ध हाइड्रेट, तो ये कर देंगे तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे होंगे कहाँ पे यूज किया जाता है, जब आपका हड्डी उड्डी टूट जाता है हाथ वाथ का, आपका नहीं मतलब जिसका भी टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। वो प्लास्टर पे क्या चढ़ाया जाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से ही बनाया जाता है। जिप्सम में देखिए 2H2 है, इसमें से गायब कर देंगे 1.5 गो तो कब बचेगा, आधा बचेगा। वैसे आधा कुछ होता नहीं है तो इसको संतुलित किया जाता है, तो इस आधा को गायब करके इधर कुछ गुणा किया जाता है शुरू में।
तो ये केवल ऐसे समझने के लिए दिखा दिया गया है कि आधा H2O, जबकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि आप आधा जल के अणु बनाएं, केवल समझने के लिए है। देखिए कितने पर कह रहा है कि तो जिप्सम को ही, इसी को कितने पर गर्म करेंगे, तो इसको गर्म करना है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिप्सम को गर्म कर देंगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को ये बदल के कितना किया है तो 373 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 273 केल्विन होता है। तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन होता है। वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो 0 डिग्री बराबर होता है 273.15 केल्विन। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ से सीधे सीधे केवल फार्मूला याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कितने पे गर्म करके बनाते हैं तो 100 डिग्री या फिर 373 केल्विन पर। बाकी अब देखे होंगे कि जिप्सम ये जो होता है ये इसी का यूज किस में किया जाता है, और तो उसमें आप देखे होंगे कौन सा घर के प्लास्टर के लिए जो होता है सीमेंट का, तो उसमें भी यूज किया जाता है जिप्सम का। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो सेट हो जाता है पानी डालने के बाद, तो वो उसमें भी यूज किया जाता है जिप्सम का सीमेंट में। चलिए अब आगे हमने क्या सीखा और अभ्यास प्रश्न। चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला 3-4 इसमें जो दिया है MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चाहे आप DSSB का दीजिए, चाहे आप BPSC का दीजिए या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे टीचिंग हो चाहे कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं डायरेक्ट। कह रहा है कोई विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो इसका pH क्या होगा। अब देखिए यदि केवल 4 ऑप्शन दिया रहेगा तब तो इसमें से तो कोई सोचना ही नहीं है। 7 से कम है तो एसिड हो गया, 7 से कम क्या हो गया अम्ल हो गया, और 7 से अधिक यदि हो गया तब 7 से यदि अधिक हो गया तब क्षारक हो गया। क्षारक का pH 7 से अधिक। अब देखिए यहाँ पे देखिए जितने ये 1, 4, 5 तो ये तो 7 से कम है, तो जाहिर सी बात है ये कोई अम्ल होंगे। एक ही है जो इन सब से अलग होगा, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो अगर केवल 4 ऑप्शन है तो इसका तो ऑप्शन डी लगा देंगे, क्योंकि ये एक ही जो है ये अलग है। लेकिन अगर 5 ऑप्शन अगर BPSC का देखें तो 5 ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं भी तब तो फिर वहाँ फंस जाएंगे, इसलिए आपको ये याद रहना ही पड़ेगा। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अम्ल क्या करता है, अम्ल लास्ट में ल आ रहा है तो ये लास्ट में क्या कर देता है लाल कर देता है। क्या कर देता है लाल, किसको लाल करेगा तो नीले को, नीला को क्या कर देता है लाल कर देता है। तो इसका उल्टा क्षार क्या करेगा नीला कर देगा। तो इसका क्या मतलब है कि लाल लिटमस को क्षार क्या करेगा तो नीला करेगा। तो मतलब ये जो pH है ये हम लोग pH बताना किसका है तो वो क्षार का बताना है या क्षारक का, इसलिए क्षारक का pH 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब कह रहा है कोई विलयन है, कोई विलयन है, मान लेते हैं कोई विलयन X है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस विलयन का क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा तो वही आपको X जो है इसी का मान बताना है। अब अंडे का जो पिसा हुआ कवच है एग्जैक्टली होता क्या है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे का जो पिसा हुआ जो है ये होता क्या है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ से मैं रिएक्शन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि अंडे का pH यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कोई विलयन है X, किससे रिएक्शन कराना है अंडे के पिसे हुए कवच से। अंडा का पिसा हुआ कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन कराने के बाद क्या बन रहा है तो इसमें से CO2 गैस मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है CO2 गैस मुक्त हो रहा है। अब यही CO2 गैस चूँकि यही तो दूधिया को क्या करता है ना चूने के पानी को दूधिया करता है, तो ये मुक्त होता है। अब यहाँ चलिए रिएक्शन कराते हैं, इसमें से कौन सा होगा तो इसमें आपका रहेगा आपका HCl का रिएक्शन करा कर एक बार दिखा भी देता हूँ। HCl का देखिए यहाँ से CaCl हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ, और जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देते हैं H बचा है H2O जल बन जाता है। इसको बाकी आप संतुलित करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोगों को मेन मकसद था ये X बताना है किससे रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन करता है एसिड से HCl से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो आपको यही इसका वैल्यू बताना तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
तीसरा कह रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन से HCl के 8 ml विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाता है, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि 10 ml जो है ये है आपका NaOH, और कितने को ये उदासीन कर रहा है, तो ये 8 ml को। 8 ml क्या है, तो ये HCl है। तो अब कह रहा है कि 20 ml यदि ले लें हम लोग NaOH का, मतलब NaOH का कितना आप ले रहे हैं, तो 20 ml, तब ये कितने ml HCl को उदासीन करेगा। तो अब जाहिर सी बात है, देखिए अगर थोड़ा सा रीजनिंग भी लगा देंगे तो 10 का 2 गुना हो गया 20, तो यहाँ भी 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 ml। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन सेंस लगा देंगे। रेशियो वाला मेथड भी लगा सकते हैं जैसे आपको समझ में आए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे समय की कमी होती है तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही निपटा देना चाहिए। 10 को बढ़ा के 2 गुना करके 20 कर दिया गया, तो 8 को 2 गुना 16 कर दीजिए। अपच का उपचार के लिए क्या करते हैं, तो अपच का उपचार करने के लिए एंटीसेप्टिक नहीं हो, एंटासिड का यूज किया जाता है। किसका यूज, एंटासिड का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी देखे तो एंटासिड के रूप में क्या यूज करते हैं, तो खाने वाला सोडा का यूज किया जा सकता है। नीचे कह रहा है कि चलिए कुछ संतुलित करना है, तो आप लिखिएगा, संतुलित कीजिएगा, और हम लोग क्या क्या करना है, जो हम लोग काम का चीज़ है वो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कोई विलयन यहाँ पे दे रहा है, 5 विलयन है ABCDE, इनका जो pH वैल्यू है ये कह रहा है क्रमशः 4, 1, 11 और 7, 9 है। तो कौन सा विलयन क्या है, उदासीन कौन सा विलयन है ये बताना है। तो जिसका pH वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा। pH वैल्यू 7 किसका है, देखिए ये D का है। 7 किसका है, लास्ट में देख रहे हैं यही ना है, क्रमशः है, तो 7 ये D का है। यहीं पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि ये देखिए, A का कह रहा है 4 है, B का कह रहा है 1 है, C का कह रहा है 11 है, D का कह रहा है 7 है, और E का कह रहा है कि 9 है। तो आप यहाँ से आसानी से अब दिख जाएगा। pH वैल्यू 7 किसका है, तो ये D का है। प्रबल क्षारीय कौन सा है, क्षारीय कौन सा है, इसमें देखिए प्रबल पूछ रहा है, मतलब सबसे अधिक इसमें किसका है, तो C है। प्रबल क्षारीय कौन सा है, C है। इसका 11 है। देखिए क्षारीय कौन सा होता है, जिसका विलयन का pH जो है 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक यहाँ पे 9 भी है और 11 भी है, लेकिन सबसे प्रबल का रहा है तो 11, मतलब C। प्रबल अम्लीय कौन है, तो जिसका pH वैल्यू बहुत कम होगा 1, तो 1 किसका है, B का। दुर्बल अम्लीय कौन सा है, तो दुर्बल अम्लीय कौन सा इसमें हो जाएगा, A हो जाएगा। दुर्बल क्षारीय कौन सा हो जाएगा, तो बचा कौन सा है, तो E। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब कुछ और बच रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब दूध का pH मान 6 है तो दही बन जाए तो और खट्टा हो जाएगा, तो pH मान जो है वो 6 से और भी कम हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा। बाकी तो लगभग हो ही गया है। चलिए, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। बाकी चीज़ें आप यदि कोई डाउट है तो फिर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दे दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।